हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही अच्छी ये वीडियो आपकी होने वाली है। आप वैदिक सभ्यता को जो है बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को जान लोगे पूरी वीडियो खत्म होते तक। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था ऐतिहासिक काल, फिर हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता अगर हम पढ़ रहे हैं, इसे आप वैदिक काल भी कह सकते हो। वैदिक काल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है ऋग वैदिक काल, सेकेंड आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है ऋग वैदिक काल की स्टार्टिंग कब से हुई और कब तक रहा। तो फ्रेंड्स 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग वैदिक काल रहा। वहीं हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी तक रहा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स पता होनी चाहिए और हम वही जो है फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। हम ज्यादा इसमें डीपली जो है आपको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये पढ़ने लगे ज्यादा डीपली तो फ्रेंड्स लगभग 2 या फिर 3 वीडियो बनाना पड़ सकता है। लेकिन आपको एग्जाम देना है तो फ्रेंड्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको बस वो पढ़ना है, ना कि सब कुछ। अब देखो फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना की गई और जो यजुर्वेद, सामवेद एंड जो अथर्ववेद है वो आपके उत्तर वैदिक काल में इनकी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, तो आपको इनके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ऋग्वेद, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अगर हम ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 10 मंडल और 1028 सूक्तियां। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम ऋचाओं की बात करें तो लगभग 10,462 जो है पूरी ऋचाएं होती है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन बहुत है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ एक बात और आ जाती है कि गद्य और पद्य किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, इसमें आपको गद्य एंड पद्य दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं सामवेद से रिलेटेड आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है, सामवेद को। और अथर्ववेद, तो फ्रेंड्स आपको ये एक बात पता होनी चाहिए, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने जो है इसे मतलब द्वारा जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने इसकी रचयिता की, जिसमें जादू, टोना, विवाह, आशीर्वाद सब कुछ जो है आपको अथर्ववेद में ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिंपली कुछ इन चारों वेदों के बारे में था। वेद के 4 प्रकार होते हैं जो आपको दिख रहा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो वेद जो प्रचलित है वो आर्यों से ही प्रचलित है। ठीक है, आर्यों के समय में ही आपका जो पूरा वेद है इसका रचना किया गया था। और फ्रेंड्स देखो, मैक्स मूलर के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि आर्यों के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है कि वो कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड्स हमें बस इम्पोर्टेंट ये बात याद रखना है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास था वो था मध्य एशिया। ठीक है, आपको इसके बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और आर्यों द्वारा निर्मित ही सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, जो आर्यों द्वारा निर्मित थी वही आपकी वैदिक सभ्यता कहलाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखो फ्रेंड्स, आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात देखो आप, जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और उनका जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन व कृषि। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि पर जो है निर्भर थे। और उनका जो प्रिय पशु था घोड़ा व
देखो फ्रेंड्स, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था, और उनका जो प्रिय देवता थे वे थे इंद्र। ठीक है, तो आर्यों के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ एक और आ जाती है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वो था लोहा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति, जो कि ऋग वैदिक काल की है। ठीक है, हम ज्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो 5 आपके मुख्य, ठीक है, जो कि आरोही क्रम में इन 5 भागों को बांटा गया है, जो कि आर्यों का जो है प्रशासनिक इकाई यानी कि राजनीतिक स्थिति के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। फर्स्ट आपका कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। अगर हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें तो फ्रेंड्स देखो, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति। ठीक है, जो ग्राम का मुखिया होता है ग्रामीणी, विष का जो प्रधान होता है विषपति, एवं जन के शासक को राजन कहते हैं। ठीक है, जो जन, जो लोग के शासक होते हैं, ठीक है, जो लोग पर मतलब लोगों की जो भी परेशानियां होती है उसे सुनते हैं। ठीक है, तो उसे जन का जो है जो शासक होता है उसे राजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन हमें जो है, जैसे कि मान लो अगर हमने ये बात करा है कि पुरोहित एवं सेनानी ही प्रमुख थे, तो आप 1-2 नाम ले सकते हैं, वशिष्ठ, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र। ठीक है, उस समय के थे। तो फ्रेंड्स वही जो थे वो पुरोहित थे, और सेनानी जो है थे वो प्रमुख थे। तो इतना ही आपके लिए बहुत है इसके बारे में जानना। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल का, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग वैदिक काल को जो है 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड जो आधुनिक वर्ग आधुनिक समय में आप देख रहे होंगे कि कैसे जाति को बांटा गया है। जो वर्ण होता है उसे जाति बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे जाति को बांटा गया है, तो उससे जो है बिल्कुल विपरीत था ऋग वैदिक काल में। क्या था फ्रेंड? 4 वर्णों में बांटा गया था, ये आपको भी पता होगा। ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, और आपका वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों में बांटा गया था। और फ्रेंड्स देखो, ये जो है सामर्थ्य के हिसाब से जो है उस टाइम लिया जाता था। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो अगर हम कोई नीच जाति का है, ठीक है, लेकिन वो उसका ज्ञान जो है मतलब सबसे ऊपर है, जो ब्राह्मण जाति कुल में नहीं पैदा हुआ फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान जो है उस टाइम पर सर्वोपरि था। अगर उसे ज्ञान है तो उसे जो है ब्राह्मण की अवधि दी जाती थी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि जब ये जो वर्तमान की आप जाति व्यवस्था देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सामर्थ्य के हिसाब से जो है उन्हें वैश्य, शूद्र और श्रेणियों में रखा गया था। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी मुख से ब्राह्मण, और क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है, और वैश्य जो है जांघों से, एवं जो शूद्र है उनको पैरों की व्याख्या दी जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि अब इसमें आपके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स वैदिक यानी कि वेद, वेद को विद कहते हैं, और विद मतलब आपका होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है आपका जानना, सीखना, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, ज्ञान को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, श्रुति में किसकी किसकी व्याख्या की गई है, तो वेद का, उपनिषद का और अरण्यक का। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, वेदांग, वेदांग आपके 6 होते हैं, आपको पता होनी चाहिए, और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है बताया था। जो वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए बांटा गया है ताकि हम वेदों को और भी अच्छे से जान सके, इसके लिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, उपनिषद, उपनिषद आपके कितने हैं, तो 108 है, जो कि वैदिक काल में थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो फ्रेंड्स ओनली 12 है। ठीक है, अगर आपको इस पर और भी आप इसे डिटेल्स में ना जानो, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है आपको बस वो देखना है, और इसी में आपका अरण्यक आ जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, स्मृति, स्मृति में आपका पुराण और महाकाव्य। ठीक है, आपको पता होगा पुराण आपके 18 है, ठीक है,
और महाकाव्य। महाकाव्य की बात हुई तो फ्रेंड्स देखो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है महाकाव्य से रिलेटेड। तो देखो फ्रेंड्स महाकाव्य आपके दो हैं, सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत। ठीक है, अब देखो रामायण और महाभारत के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना होगा। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए महाभारत का जो सबसे पुराना नाम है वो है जय संहिता। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता से जो है हम जान सकते हैं महाभारत को, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। ठीक है, और इसके जो रचयिता है वे वेद व्यास जी हैं। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है और इसके बाहर से जो है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं हम रामायण की बात करें तो फ्रेंड्स रामायण के जो रचयिता है वो है वाल्मीकि। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके जो श्लोक है रामायण में कितने श्लोक है तो 24,000 आपको श्लोक देखने को मिलेंगे और 7 कांड है। अगर आपने रामायण देखा होगा तो फ्रेंड्स आपको सिंपली ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ एक और शब्द आता है गोत्र। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा शादियों में भी गोत्र दिखाए जाते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन बन सकता है कि गोत्र का जो मतलब ऋग वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल में जो है किया गया था। तो फ्रेंड्स देखो जो आपका गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होनी चाहिए। और देखो ये आपके एक उपनिषद से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो देखो ब्रह्मदारण्य ये सबसे बड़ा आपका जो है उपनिषद है, और वही सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछा जाए तो मांडुक्य। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। और फ्रेंड्स देखो आपने टीवी शो में सत्यमेव जयते आपने देखा ही होगा। ठीक है, तभी आप ये नाम भी जानते होंगे सत्यमेव जयते। तो आपको ये लगेगा कि ये तो आमिर खान का शो था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें जो आपका सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और मुंडक उपनिषद जो है ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपने आश्रम व्यवस्था के बारे में तो सुना ही होगा और आपने ये 5 या फिर 6 में ही पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक आप जब और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपके 10 और 12 लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। और भारतीय इतिहास से तो आपके क्वेश्चन 100% बनते ही हैं जीके के थ्रू। ठीक है, तो जो आपका ज्वाला उपनिषद है ज्वालो उसमें जो है आपका आश्रम व्यवस्था का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये अवस्थाएं पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0 से 25 वर्ष के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन होता है। लेकिन वही 25 से 50 वाले जो भी व्यक्ति इस जीवन में अपना निर्वाह करते हैं उन्हें गृहस्थ जीवन बोलते हैं। ठीक है, 50 से 75 जो आयु होती है वो होती है वानप्रस्थ की, और जो आपकी 75 से 100 वर्ष की आयु होती है वो होती है सन्यास की। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हम सन्यास लेंगे। ठीक है, मतलब 20 या फिर 25 साल पे ही वो बोलते हैं कि हम सन्यास लेंगे, हमें नहीं रहना जीवन में। तो फ्रेंड्स वो अपने जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं ठीक है वो अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं और कुछ नहीं। जो जीवन में बनाया गया है, जो जीवन की व्यवस्था बनाई गई है उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। ठीक है, और यही जो है पूरा जीवन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपने जान लिया वेद से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ एक और बन जाता है जो आपका वेदांत दर्शन है। ठीक है, जो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ या फिर ब्रह्मसूत्र या फिर वेदांत सूत्र की जो रचना की है वो की है बदरायन ने, यानी कि बदरायन जो आपका ब्रह्मसूत्र या फिर वेदांत सूत्र की जो रचना की है वो की है बदरायन ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे थे फ्रेंड्स। अब देखो नीचे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो आप देख रहे हो चारवाक, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो इसके प्रवर्तक है वो भी चारवाक ही है।
तो इसमें आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका योग के जो प्रवर्तक है वे है पतंजलि, आपको सिंपली पता होगा। सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम और पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी। आपको पता होगा जो मीमांसा है वो दो भागों में विभाजित है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो फर्स्ट जो पूर्व मीमांसा है उसके प्रवर्तक जैमिनी है, और जो आपकी सेकंड उत्तर मीमांसा है उसके रचयिता वादरायण, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने ही ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना भी की थी, ठीक है। और उत्तर मीमांसा वादरायण ने ही इसके प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वैशेषिक, ठीक है, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो है, आप देख सकते हैं, कलार्ध व उल्लुक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो भी प्रवर्तक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से सिंपली आप याद कर सकते हो। आप देख सकते हो चरवाक तो प्रवर्तक चरवाकी हो जाएगा, योग का पतंजलि जो शाक्य यानी कपिल, आप सिंपली याद कर सकते हो। न्याय गौतम बुद्ध ने न्याय दिलाया था। फ्रेंड्स आप कोई भी ट्रिक बनाकर जो है याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व मीमांसा जो कि आप जैमिनी, तो फ्रेंड्स आपने जामुन तो खाए ही होंगे, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो पूर्व की मीमांसा थी वो जामुन के पेड़ के पास मिलता था, ठीक है। उत्तर मीमांसा जो कि बादल में मिलते थे। फ्रेंड्स आप सिंपली याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपकी वैशेषिक है वो है कड़ाद या उल्लुक। और देखो फ्रेंड्स ये जब आप पढ़ोगे तो हाँ थोड़ा टफ तो है, लेकिन जब आप इसे अच्छे से समझने लगोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपका टॉपिक। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, तो आज पूरा जो ये टॉपिक है ये समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक होगी वो होगी महाजनपदों का उदय, ठीक है। ये आपको शॉर्टली इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जैन धर्म में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके मित्र फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।